मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। एक तो एहतसाब के निज़ाम पर अपोजिशन तनकीद कर रही है। जस्टिस मकबूल बाकर के अदालती फैसले के बाद नैब तनकीद की जद में है। दूसरी तरफ नैब तरमीम या इस्लाहात के हवाले से भी पार्लियामान में बात हो रही है। नैब कवानीन में इस्लाहात की इससे पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं। ये कोशिशें साबिक हुकूमतों ने भी की और मौजूदा हुकूमत ने भी की। मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी इन कवानीन में तब्दीलियां ना कर सकी। मौजूदा हुकूमत नैब के हवाले से 28 दिसंबर 2019 को एक ऑर्डिनेंस भी लेकर आई जो 120 दिन बाद मुद्दत में तोसी ना होने के बायस खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 2020 को नया नैब कानून लाने के लिए 3 माह की मोहलत भी दी थी। आज नैब तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए पार्लियामान के बाहर अपोजिशन के रहनुमाओं की मुलाकातें भी हुई। नैब कवानीन में तरमीम के लिए कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ है, उसने भी मार्च के महीने में नैब कवानीन में तरमीमी बिल का जायजा लिया था। स्पीकर असद कैसर की सरबराही में एक मुशावराती कमेटी भी बनाई गई थी जिसके इजलास हुए, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा सामने ना आया। नैब पर जो हालिया तनकीद हो रही है इन कवानीन पर, वो ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत के हवाले से जो तफसीली फैसला आया उसके बाद हो रही है। इस फैसले में नैब के तरीकाकार के हवाले से अदालत खासी बरहम नजर आई। आज पाकिस्तान बार कौंसिल के एलामिया में भी अदालत के इस फैसले को सराहा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में आज नैब की जगह एक नए इदारे की तश्कील की बात की है। They can't talk about accountability. इनका पूरा का पूरा अदारा, नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि हम एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दें, जो हुकूमत का भी एहतसाब करे, जो अपोजिशन का भी एहतसाब करे, जिसके सामने हर पाकिस्तानी के लिए एक ही कानून हो। अगर उनको किसी जज को या किसी जनरल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो वो भी उनके पास इख्तियार हो। नई एहतसाब अदालतों के तश्कील के हवाले से भी बात हो रही है। अब सबसे बड़ा जो सवाल इस वक्त सामने है वो ये कि क्या नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत में पार्लियामान में इत्तफाक राय हो सकता है, और क्या कवानीन को बदलने से एहतसाब का जो निज़ाम है वो बेहतर हो सकता है, और क्या इससे ये मसला हल हो जाएगा जिस पर इस कदर तनाज़ा है। एक तो इस पर प्रोग्राम में बात होगी। दूसरा, भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव के मामले पर आज कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी देखी गई। अपोजिशन हुकूमत पर ऑर्डिनेंस के हवाले से तनकीद कर रही, जबकि हुकूमत मामले की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर डाल रही है। हमें ताने दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीज कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की वतन अजीज की सलामती के खिलाफ दहशतगर्दी लॉन्च करने के लिए एक हिंदुस्तानी जो है वो पकड़ा जाता है, सर्विंग जो है फौज का एक अफसर पकड़ा जाता है, तो आज उसको क्यों उसका ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है? हमारी पॉलिसी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम केस इन जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट करते आईसीजे के। जब आपने एक्सेप्ट कर ली, जब उनकी डिसीजन आ गई, तो फिर आपको उनकी डिसीजन पे अमल करना होगा। तो जब ये खड़े होके कहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ हाँ, पूछे कौन सा यार मोदी का, क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त, क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन? फैक्चुअली इन्होंने ये मुसीबत हमारे मुल्क में डाली है जो कि डालनी नहीं चाहिए थी। शरीन मज़ारी साहिबा की जो आर्ग्यूमेंट है कि हमने तो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं मानना था, लेकिन अगर आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको एनआरओ दे दें। क्या अपोजिशन की इस तनकीद का जवाब है? क्या कुलभूषण जाधव के हवाले से आने वाले ऑर्डिनेंस को एनआरओ से ताबीर करना दुरुस्त है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे, तारुफ करा दूं, मियां जावेद लतीफ साहब, सीनियर पॉलिटिशियन है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपके वक्त का।
वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें ज्वाइन करें। फवाद चौधरी साहब, आपके बहुत शुक्रिया। मैं ये पहले कुलभूषण वाले मामले पे बात करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर ये नैब तरमीम के हवाले से जो है वो बात कर लेंगे। चौधरी साहब, ये कुलभूषण वाले मामले पर अपोजिशन जो तनकीद कर रही है ऑर्डिनेंस के हवाले से, और इसको आज तो NRO से ताबीर किया गया, क्या इस तनकीद का जवाज है आपकी नजर में? लेकिन ये तो चूंकि माहौल है, उसमें तलखी है, तो हर चीज के ऊपर ही तनकीद का रवाज है। अदरवाइज तो ये मामला जो है वो बड़ा, आई वुड से कि इसके ऊपर कुछ इतनी ज्यादा हमें गुफ्तगू की जरूरत नहीं थी। इशू सिंपल ये है कि एक हिंदुस्तान की फौज का जो अफसर है कुलभूषण जाधव, वो बलूचिस्तान के अंदर से अरेस्ट हुआ। उसने फिर जाके ये कन्फेशन किया कि कराची के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं उनमें वो मुलव्वस था। उसको मिलिट्री कोर्ट ने कोर्ट मार्शल किया, उसके खिलाफ अपील फाइल हुई, वो अपील जो है वो भी रिजेक्ट हो गई और उसकी सजा जो है उसको हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया और कहा गया कि चूंकि हमारे ममालिक के दरमियान कॉन्सुलर एक्सेस का मुआहदा है, वो कॉन्सुलर एक्सेस नहीं हुआ और ये सारा इस वक्त PMLN की हुकूमत में हो रहा है। तो इसलिए आप इस फैसले को सेटिसाइड करें और जो है वो उसको हमारे हवाले किया जाए और उसको रिहा किया जाए। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने हिंदुस्तान की ये बातें जो है वो रिजेक्ट कर दी और उन्होंने कहा कि नहीं, ना ये इसका मामला जो है वो आपको रिटर्न किया जा सकता है, ना ही क्विट किया जा सकता है। अलबत्ता ये करें कि आप पाकिस्तान जो है उसको सिविल कोर्ट्स तक एक एक्सेस दे, रिव्यू का जो है वो उनको मौका दे कि वो फौजी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसके अलावा जो सिविल जस्टिस सिस्टम है वहां पर भी उसको रिव्यू कर सके। वो फैसला जो ICJ का है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया। जो अल्फाज ICJ ने यूज किए हैं वही इस ऑर्डिनेंस में है। बाकी तो देखिए ना, ये तो सियासी तमाशा है, वो तो लगा रहेगा, उससे कौन रोक सकता। अच्छा, ठीक। ये आज जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, ये बात शीरी मज़ारी ने भी किया तो आपने मियां साहब? अच्छा, मैं रहमान गुजारिश करूंगा कि फवाद चौधरी बात तो ठीक कर रहे हैं कि ये तलखियां हैं और ये एक दूसरे, मगर मैं फवाद चौधरी को ये ज़रूर कहूँगा कि माजी में जब गद्दार लोगों को कहा गया तो उस वक्त उनकी आवाज़ में आवाज़ क्यों मिलाई गई। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए, ना हम कहने के लिए तैयार हैं। वजह आप ये देखें कि आप किसी गद्दार भी और यार भी नहीं, यार तो फिर यार भी नहीं कहना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मगर वो भी माफ़ी मांगे जो उन्होंने कहा। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि आज भी मैं ये कहने को तैयार हूँ कि हुकूमतें जो होती हैं उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके तरीक़ाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके फैसलों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो गद्दार नहीं होती। मगर बदकिस्मती से आप कुलभूषण की जो जिक्र कर रहे हैं, जब नवाज शरीफ गए तो उन्होंने 15 मिनट अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से जो स्पीच की उसमें उन्होंने फोकस रखा कश्मीर पर और कश्मीर पर बुरहान वानी का या कश्मीर का जिक्र। उनका मकसद ये था कि किसी तौर पर भी कुलभूषण का अगर जिक्र करेंगे तो दहशत गर्दी का जो इशू उठाता है हमेशा इंडिया, ये दहशत गर्दी को नुमाया करेंगे और हमारा कश्मीर कॉज इशू जो है वो दब जाएगा। आलमी इशू भी यही था दहशत गर्दी के हवाले से। मगर इन्होंने कह रहे हैं मियां साहब ने उस वक्त जो है वो यस बिल्कुल, मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉन इशू को इशू बनाकर जो वहां मियां साहब कह के आए, इन्होंने यहाँ उनका मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया। और ये जो करके आए हैं, ये 50 मिनट की तकरीर जो इन्होंने की और इन्होंने फरमाया कि जनाब कश्मीर फतह हो गया है, यहाँ इनका इस्तकबाल हुआ और तीसरे दिन मकबूजा कश्मीर पर कब्जा हो गया। ये है इनकी तकरीर, ये है इनका इस्तकबाल। मैं क्या कहूँ अब इमरान खान साहब के बारे में कि वो गद्दार हैं,
मैं ये क्या कहूं कि वो कश्मीर बेचकर आए हैं? मैं क्या कहूं जब उन्होंने अमेरिका में बैठकर अलकायदा की कहा कि उनको हम तरबियत देते रहे, ट्रेनिंग देते रहे? मैं क्या कहूं कि वो गद्दार है? मैं क्या कहूं कि ईरान में बैठकर जो उन्होंने कहा कि मेरी सरजमीन पाकिस्तान की आपके खिलाफ इस्तेमाल होती रही, तो मैं ये कहूं कि वो उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया कि पाकिस्तान गद्दार है, आपके खिलाफ दुश्मन है आपका? तो मैं ये भी कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये गद्दार हैं कि उन्होंने मुस्तकिल सरहद को अफगानिस्तान की को उन्होंने कहा कि ये भी आर्जी है, टेम्परेरी है। चले मैं अभी पूछता हूं फवाद चौधरी साहब से कि उस वक्त उन्होंने ये बातें क्यों, मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी गुजारिश सुनिए आप, गुजारिश मेरी ये है कि उनका अपना एक तर्ज सियासत है, उसका वो जवाब देंगे, मगर आपका भी तो एक तर्ज सियासत है। अगर उन्होंने ये किया तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि आप भी कहें कि अच्छा फिर आप उन्होंने भी यही करनी है, तो आप क्या हम कर रहे हैं? तो ये जो बातें आज हो रही हैं पार्लियामान के अंदर, मुझे ये बताएं कि क्या ऑर्डिनेंस पर यार मैं तो क्या आपकी नजर में वो जायज है? मेरी अर्ज सुन लेना। हाँ। जायज है। अच्छा, इसलिए कि आप पूरी आज की अपोजिशन जो है और आज की हुकूमत वक्त जो है, हुकूमत वक्त ये कहती थी कि कुलभूषण को फांसी दो। मैं ये पूछता हूं कि 2 साल हो गए हैं, कुलभूषण को फांसी क्यों नहीं दे रहे? मैं ये पूछता हूं, ये ठीक कहा ख्वाजा आसफ ने कि ये सहूलतकार हैं कुलभूषण के, इसलिए कि आप अपने कानून में क्यों तरमीम लेकर आ रहे हैं? भाई श्री मजारी अगर हमें कहती हैं कि आप क्यों गए अक़वाम आलम की कोर्ट में, मगर मुझे ये बताएं कि हमने चले बकौल इनके गलती कर ली, तो आप क्या कर रहे हो भाई? आपको क्यों आप अपना कानून को तब्दील कर रहे हो? और फिर छुप के करने की क्या जरूरत थी? आप ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, आपने ये समझा था कि बेहतर है, तो आप सेनेट को, आप पार्लियामान को ये भी नहीं करना था, तो सेनेट के कौमी असेंबली के जो लीडर हैं पार्लिमानी, उनको बुला के दो चीजें, अब 2 बातें आ गई। एक तो ये कि फवाद चौधरी साहब जो मियां साहब बात कर रहे हैं वो ये कि एक तो आप लोगों का अपना तर्ज सियासत जो है वो उस वक्त ये इस तरह का था, ये बातें जो है वो आप लोगों की तरफ से की जाती रही, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जो तरीकाकार ऑर्डिनेंस के लिए हुआ उस पर इनकी तनकीद है कि वो जो जिसको कह सकते हैं कि जो पार्लियामान में जिस तरह से कानून साजी होनी चाहिए, या ऑर्डिनेंस जिस तरह से आना चाहिए, या ऑर्डिनेंस की जरूरत थी नहीं थी, इनको बता देते, इनको एतमाद में लेते। इन दोनों सवालों को आप फिर किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई यहां पर जो है वो इन दोनों मामलात में जो है वो आप कहेंगे इसको बेहतर तौर पर जो है वो हैंडल किया जा सकता था? देखिए जी, मियां साहब 2 बातें नहीं, मियां साहब तो एक ही बात कर रहे हैं। मियां साहब तो कह रहे हैं कि चूंकि आप जो है वो हमें कहते थे, हम आपको गद्दार कहेंगे, तो मियां साहब तो एक ही बात कह रहे हैं। तो प्लीज अब इस दलील के ऊपर क्या बंदा वक्त जाया करे। अब इशू ये है कि जो ये इस वक्त ये जो कुलभूषण जाधव का ये कहना कि इसको क्यों डिले हुआ, देखिए ना, PMLN को पीपल्स पार्टी को भी एक मौकफ लेना चाहिए। उनको ये मौकफ लेना चाहिए कि देखें हम इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते, ICJ का फैसला उठा के रद्दी में फेंक देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की जो बाइंडिंग आपके ऊपर जो ट्रीटीज है उनको आप मानने से इनकार कर दें, और आप कुलभूषण जाधव को बगैर ये हक दिए कि वो फाइल करे या ना करे, आप उसको फांसी पे चढ़ा दें। अगर तो ये वाज़ेह मौकफ ये लें कि ये इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम की, ICJ की कोई इनका इशू नहीं है, फिर तो इनके आर्गूमेंट्स में वजन होगा। लेकिन अगर ये आधा तीतर आधा बटेर करेंगे कि नहीं ये भी है, वो भी है, वो भी है, ये भी है, फिर बात नहीं बनेगी। सो बेसिकली तो देखें, हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में, इवन नेशनल सिक्योरिटी के ऐसे हसास मौजूद जो है वो भी हमारी एक पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बनते हैं, और उनके ऊपर एक गलत किस्म का नैरेटिव जो है वो डिफाइन बनता है। मसलन आपने हिंदुस्तान के अंदर आप उनकी डिबेट्स देखें, क्या उनका मीडिया इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इस तरह की डिबेट्स जो है वो जनरेट करता है, उनकी अपोजिशन जो है वो इस तरह का मामला जो है वो उठाएगी। सिंपल बात है, ये जो कुलभूषण जाधव है, ये पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, तरीके इंसाफ हो, कोई भी पाकिस्तानी हो, हमें पता है कि ये टेररिस्ट है। ये इसका जो अजीत डोवल का जो बेशुमार कारनामे उसने इस रीजन में अंजाम दिए हैं, उनमें उन्हीं की तरह का एक कारनामा था। दूसरे मुल्कों में घुसपैठिए भेजना, दूसरे मुल्कों में टेररिज्म कराना, गरीब लोगों को मरवाना, ये एक पॉलिसी है हिंदुस्तान की सरकार की। हिंदुस्तान की सरकार वो पॉलिसी नेपाल में भी बरतती है, वही पॉलिसी कश्मीर में बरतती है, वही पॉलिसी पाकिस्तान में बरतती है, और अब उन्होंने जब चाइना के साथ कोशिश की, उन्होंने उनकी जो है वो हाथ ही मरोड़ दिया।
तो ये एक मामला है, इसके ऊपर जो है वो हमारा एक कंसेंसस ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, इस पे तो सबका कंसेंसस है मियां साहब, बात तो वो ठीक करें कि ये तो कंसेंसस है, मगर फिर क्या कौमी सलामती के मामले पर सियासत हो रही है? अब मतलब क्या हमारी सियासत में ये मकाम आ गया कि अब कोई चीज जो है वो सियासत से मुबर्रा नहीं है? नहीं रहमान, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कुलभूषण हो, चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो। रहमान, बात यह है कि अगर लाइव आप गुफ्तगू सुनेंगे आज के वज़रा की तो वो और है, मगर जब स्क्रीन से हट के बात करते हैं तो वो वही बात करेंगे जो आप कहना चाह रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं आप। मैं ये कहता हूँ कि अगर तो मैं इनकी बात करूँ तो ये कहते थे कि उसको फांसी दो, इन्होंने कहा कि ये कहते हैं अगर कहते हैं तो हम फांसी दे देते हैं। मैं कहता हूँ फांसी दे दो, अच्छा दे दें फांसी। मगर जो लोग एक इंडियन पायलट, आईसीजे का यार फैसला है तो क्या दूसरी रोक दिया है? यार मेरी अर्ज सुन लें रहमान साहब, तो क्या दूसरी हुकूमतों को आलमी कवानीन की पाबंदी नहीं करना होती? क्या आलमी सफारतकारी जो है उसको दूसरी हुकूमतों को नहीं देखना होता? उसको आप कह देते हो कि ये फलां का यार है, ये गद्दार है। अभी ये बात कर रहे थे कि जनाब इंडिया दूसरे ममालिक में मुदाखलत करता है, ये इल्ज़ाम हम पे भी था और दुनिया कह रही थी। मेरा ख्याल है यहाँ पर एक चीज नैरो डाउन कर लें। आप अगर कह रहे हैं कि कुलभूषण, आप हुकूमत से कह रहे हैं कि कुलभूषण को फांसी दे दे, मगर हुकूमत और क्या कर सकती है? क्योंकि आईसीजे की वर्डिक्ट तो है, वो नहीं कर सकते। अब आप या तो ये वजाहत करें कि अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है। अच्छा, मुझे फिर कहने की ये इजाजत दें, ये फांसी नहीं दे सकते। वजह, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि एक इंडियन पायलट जो है वो यहाँ आप गिरफ्तार करते हैं तो उसको आप 5 स्टार चाय पिला के उसको रवाना कर देते हैं इंडिया, और वहां कश्मीरी जो शहीद हुए, जो कश्मीर पर कब्जा हुआ, जो आए रोज बमबारी हो रही थी और आज तक हो रही है, अच्छा। मुझे ये बताएं उनके खून का कौन हिसाब देगा भाई? आप कमाल करते हैं, एक तरफ आप बात और करते हैं, दूसरी सांस में बात आप और करते हैं। अच्छा। आप अगर इतने ही मुहिब्बे वतन हैं, आप इतने ही अगर लोगों को, दूसरों को गद्दार समझते हैं, तो फिर आपके लिए ऑप्शन तो और है। अच्छा। और अगर आप अपने लिए ऑप्शन ये ढूंढते हो कि दुनिया की सफारतकारी, दुनिया के कवानीन, अगर उनकी पासदारी आपको करना है तो फिर आप ये जहन में रखें चौधरी साहब कि फिर आपको डॉन लीग्स का जिक्र करके आपको गद्दार लोगों को नहीं कहना चाहिए। फिर उस वक्त हमने क्या कहा था जो आपने अमेरिका में बैठ के कह दिया। अच्छा। फिर हमने क्या कहा था जो आपने ईरान बैठ के कह दिया। फिर हमने क्या कहा था जो आज आप कुलभूषण को जो है सहूलतकारी दे रहे हो। ये वो चीजें हैं, अगर आप दूसरों के लिए उनको शजर ममनू समझते हो तो अच्छा। अपने लिए भी उनको अप्लाई करो उन कवानीन को। ठीक है, राइट। मैं सर एक ब्रेक मुझे लेनी है, मैं जरा चाहता हूँ एक ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद फिर एक तो इस इशू पर भी फवाद चौधरी साहब अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें मैं उनका मौक़िफ़ लूंगा, मगर फिर नैब के हवाले से भी बात होगी कि जो तरामीम की बात हो रही है क्या उस पर इत्तफाक मुमकिन है या नहीं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। नैब और एहतसाब का जो निज़ाम है उस हवाले से भी बात हो रही है और अपोजिशन अब जिस फैसले का भी हवाला दिया जा रहा है, जो ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़मानत का केस आया, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि पार्लियामान में भी जो है वो इस पर कुछ काम हो रहा है। जो कमेटी है कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ, उसमें पहले भी एक कमेटी बनी थी, अभी एक मरतबा फिर से जो है वो उस पर बातचीत का जो है वो आगाज़ हुआ है। अपोजिशन के रहनुमाओं की आपस में मुलाकातें हुई। फवाद चौधरी साहब, मैं जरा डिबेट का इसका आगाज आपसे करना चाहता हूं। जो काम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें नहीं कर पाई कि आप एक ऐसे लॉज ले आए एहतसाब के हवाले से जिन पर सारी जमातों का जो है वो इत्तफाक हो जाए, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ ये कर लेगी? देखिए जी, बात यह है कि ये इशू तो तहरीक इंसाफ का या किसी और पार्टी का नहीं है। असूली तौर के ऊपर तो देखिए ना, आपने अभी फैसले का हवाला दिया, 1997 में ये कानून बनाया था, नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, सैफुर रहमान को कौमी एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन लगाया। उसके बाद जब ये बीबी के सजा को लेकर के सैफुर रहमान और मलिक क़य्यूम की जो फोन टैप आई,
उससे ही जो मामला थे, जाहिर है उससे जितना झटका पहुंचा नैब को वो इस जजमेंट से, तो उसके बाद भी नैब को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो चलता ही रहा। फिर 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल PMLN की गवर्नमेंट रही, और एक्चुअली तो नैब लॉ के साथ बड़े कंफर्टेबल ही रहे हैं। अब आकर के भी ये जो मौजूदा ढांचा है नैब का, ये भी सारे का सारा चेयरमैन से लेके चपरासी तक नैब का या PMLN का लगाया हुआ है, पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ है, केसेस भी सारे जो है वो इनके अपने फाइल किए हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जो तब्दीली की जो इतनी ज्यादा बात हो रही है और मीडिया पे भी हो रही है, तो क्या हमारी जो पुलिस है या जो आम आदमी के हो रहा है इस मुल्क में, वो कोई इससे अलहदा है? मेरे ख्याल में तो आम आदमी का जो हालात हैं वो इससे भी बहुत बदरजहा बुरे हैं। और उसूली तौर के ऊपर तो हमें ओवरऑल एक जुडिशल रिफॉर्म और निज़ाम इंसाफ में रिफॉर्म की बात करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क, हमारे दिल बड़े लोगों के लिए तो जरा दुखी होते हैं। तो चले नैब से शुरू कर लें। अब नैब में भी जो है वो मैंने तो ऐवान में कहा है कि देखिए, हमें एक मिनिमम कॉमन एजेंडा चाहिए हुकूमत और अपोजिशन को चलने के लिए। 5 साल ये नहीं हो सकता कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन के पीछे पत्थर लेके भागती फिरे और अपोजिशन हुकूमत के पीछे पत्थर लेके भागती फिरे। कुछ ना कुछ आपको एक पॉइंट्स के ऊपर रिकंसिलिएशन चाहिए होती है, ताकि मुल्क का निजाम भी तो चलाना है। ये तो नहीं कि 24 घंटे के समय चलता रहे। और उसकी 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, छठा बड़ा मुल्क है दुनिया का, और देख लें हम दुनिया में कहाँ पे खड़े हैं। तो इसलिए एक अगर ये पेशरफ्त होती है तो ये बड़ी मुस्बत पेशरफ्त होगी, और उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो पेशरफ्त है इससे ज्यादा हो। अच्छा, मगर मियां साहब, क्या आप अपोजिशन तो हुकूमत से इतफाक करे, ये एक और सवाल है, मगर क्या अपोजिशन से इतफाक कर लेगी? क्या आप और पीपल्स पार्टी सेम पेज पर होंगे नैब इस्लाहात के हवाले से या तरमीम के हवाले से? रहमान, जो बार बार ये बात की जाती है ना कि पीपल्स पार्टी 5 साल रही, मुस्लिम लीग 5 साल रही, तो इसमें तरमीम ना ला सकी, इस कानून को ख़त्म ना कर सकी। बात ये होती है कि जब आप अखलाकी तौर पे किसी को दबाव में ले आते हैं या कानून बनाने वाले माहौल ऐसा बना देते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है। आप ये देखें, मैं अब बात करता हूँ अपने 5 साल की। धरना हुआ 2014 में, क्या उस वक्त ये कानून हम चेंज करने की पोजीशन में थे? जब उससे निकले तो उसके तो धांधली से मुतालिक था मियां साहब, धरना जो था। नहीं, वो तो यही था ना कि सुबह गए शाम गए। अच्छा, आपके इल्म में ही है। अच्छा, आप कह रहे हैं हुकूमत जो है वो असेंबली का ही कोई। अच्छा, उसके बाद फिर आप करना चाहते थे कानून साजी, तो पनामा आ गया। और पीपल्स पार्टी जो उससे पहले ऑन बोर्ड थी कि इस कानून को तब्दील करना चाहिए, तो फिर वो पीछे हट गए। सबके इल्म में है। अब मुझे कोई और कह दे बात, हाँ, पीपल्स पार्टी का जब 5 साल थे, पीपल्स पार्टी करना चाहती थी, मगर हमारे में से कुछ लोग जो आज हम में नहीं हैं, वो चाहते थे कि नहीं। अच्छा, ये सारी और वो किसके इशारे पे करते थे? मगर मियां साहब, ये तो है ना, ये भी तो है ना, जो हुकूमत होती है मियां साहब, जो हुकूमत होती है वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में। वो फवाद चौधरी साहब जो बात करें कि जब आप इक्तदार में होते हैं तो तब आप ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं। आपके ही दौर में चौधरी निसार साहब और पीपल्स पार्टी के जो हालात रहे, वो एहतसाब वाले इशूज को लेकर, दीगर इशूज को लेकर, वो सामने ऐसे मैं वही अर्ज कर चुका। फिर जो है वो, फिर ये तो हुकूमतों का मसला नहीं है आपकी नजर में? मैंने नाम लिए बगैर मैंने वही बात की थी, मगर मैं अब दोबारा ये अर्ज करता हूँ। फवाद चौधरी साहब की जो हुकूमत है, जब आर्डिनेंस लाने से पहले इनके वज़रा की जो कमेटी बनी हुई थी, ये चेंज लाना चाहते थे, मगर क्यों नहीं ला सके? ख्वाहिश रखने के बावजूद और अपोजिशन के तावन के बावजूद क्यों नहीं ला सके? जो ताकतवर थे वो नहीं चाहते थे, और आज तब्दील होने जा रहा है। अब मैं ये जरूर आपको कह दूं, क्योंकि खबर दे रहे हैं या आप तजिया कर रहे हैं? नहीं, मेरा एक तजिया है, खबर है या तजिया है? नहीं, मैं उसकी वजह मैं बताता हूं कि आज आप देखें अदलिया के रिमार्क्स जो हैं, अभी आपने एक जजमेंट का जिक्र किया, आज चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की, इस तरह बाकी हर जगह पे भी इसके खिलाफ, नैब की कारकर्दगी के खिलाफ, और 2 सालों में जो कुछ खास तौर पर
हुकूमत वक्त ने जिस तरह उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है, वो चार्जशीट के तौर पे या एक तस्वीर कशी कर दी उस जजमेंट में, जो साद रफीक वाली जजमेंट आई, उसमें सारा कुछ सामने आ गया। जो हम कहते ये क्यों चेंज करेंगे? यस, अब आ जाएं, ये चेंज इसलिए करेंगे, अभी एक बंदे के अलावा पूरी की पूरी जो हुकूमत वक्त है वो चाहती है इसको चेंज करना। एक बंदा सिर्फ इसलिए नहीं चाहता कि वो समझता है कि इसके बलबोते पे, इस हथियार की वजह से मैं अपनी हुकूमत को दुआम बख्श रहा हूं और इंतकाम ले रहा हूं। अगर ये खत्म हो गया तो मैं कैसे इंतकाम लूंगा और कैसे हुकूमत चलाऊंगा, फर्क इतना रह गया। चौधरी साहब, ये मियां साहब तो कह रहे हैं माहौल बन चुका है इन तब्दीलियों के लिए या तरमीम के लिए। अच्छा जी, पहले तो मैं मियां साहब की उस बात को इंडोर्स नहीं करता जो उन्होंने कहा कि बाहर का प्रेशर था और वो नहीं बदल सके। जब उस वक्त भी कमेटी बनी थी, उस वक्त ये हुआ था कि पीपल्स पार्टी ने एक अपना ऑर्डिनेंस पास कराया सेनेट से, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कर लें। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में समझौता नहीं हो सका कि वो क्या तरमीम चाहते हैं, और उन्होंने वो टाइम निकाल दिया जिसकी वजह से वो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम नहीं आ सकी। कोई बाहर से दबाव नहीं था, बाहर से इधर उधर से सब लोग जो है वो चाहते हैं कि आप इसको जो है वो अमेंडमेंट करें और मुल्क में कोई एक जो है वो हम एक आपस में कोई गेम के रूल्स जो है वो तय हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपने ये कहा है कि अब माहौल बन गया और अब हो जाएगा, ये फैटफ की लेजिस्लेशन है, इसके साथ जो है वो नैब का लॉ है। सो इसमें जो है वो मैं समझता हूँ अच्छी है, पॉजिटिव अगर हम इस तरफ चले जाए और एक मुस्बत तरफ चले जाएं, जिससे कम से कम ये हो जाए कि बड़े लोग जो है वो सुकून में आ जाएं कि जी हमारे खिलाफ केसेस जो हैं वो सही है। केसेस वैसे ये सही है, कोई भी केस इनके खिलाफ गलत कोई नहीं है, ये तो ऐसे ही अपना बस प्रोपेगेंडा है। केसेस बिल्कुल 100% ठीक है। ये तो नैब का फेलियर है और निज़ाम इंसाफ का फेलियर है कि हम इतने साल बाद 2 साल 2.5 साल बाद भी देख रहे हैं कि यार ये क्या केस चल रहे हैं, इनके ऊपर रोज नया केस आ जाता है, वो पिछले हम भूल ही जाते हैं, पता चलता है अब इसमें बुलाना शुरू कर दिए, तो वो केसेस जो है वो तो कॉन्क्लूड नहीं हुए। वो मगर साहब, अगर केसेस आप कह रहे हैं कि ठीक है, तो फिर मसला आपको लग रहा है तरीकाकार के साथ है। अब ये चीज देख लेना कि या अगर कानून के साथ मसला है, केसेस के साथ मसला है, या तरीका या कानून को जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसके साथ मसला है। नहीं, असल तो इस्तेमाल ही है ना। देखें, इशू ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बिल्कुल सही बात की कि ये जिस तरीके से आपने केसेस पेंडिंग किए हुए हैं ये तो अगले 100 साल खत्म नहीं होंगे। और उन्होंने कहा कि ये आप इसकी 126 जज लगाएं और वो केसेस जो हैं उनको आप सुनना शुरू करें और खत्म करें। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि देखें, मेरी आपकी आम पाकिस्तान की ख्वाहिश ये होगी कि जब केस शुरू हो तो फिर कंक्लूड भी हो, पता तो चले किधर गए हैं। आप देखिए खुद हमारे सामने नवाज शरीफ साहब जिस तरह से बाहर चले, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, उनका पता ही नहीं है कि अब वो वहाँ पे आराम से वॉक शॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कि वो यहाँ पे उनकी जो सजा है वो वैसी जो है पड़ी हुई है। इसी तरीके से जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर जो सारे जो केसेस हैं या जो चीजें हैं वो कंक्लूड नहीं हुए। तो ये एक नैब का जो असल फेलियर है वो ये है कि उन्होंने अपना दायरा कार इतना फैला लिया कि उनको खुद भी समझ नहीं है कि हमने करना क्या और खत्म कहाँ करना है, जिसकी वजह से डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ और वो चीजें हम कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, मगर ये जो कवानीन बदलने से क्या मसला जो है वो हल हो जाएगा? और ये जो केसेस की कंक्लूजन की बात जो चौधरी साहब करें, क्या ये मुमकिन हो सके? मियां साहब, आप जरा रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है कि क्या नैब तरमीम पर इत्तफाक राय हो सकता है? मियां साहब, ये क्या कवानीन को बदलने से मसला हल हो जाएगा? नीयत को बदलने से होगा। नीयत को आज पीपल्स पार्टी ने बात की, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आप इदारा ही नया बना दें, तो नए इदारे पर क्या आप समझते हैं कि नया इदारा बनाने से जो ये मसला हल हो जाएगा? अच्छा, उन्होंने किस लॉजिक से बात की है ये तो वो बता सकते हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि क्या पाकिस्तान के अंदर नैब के अलावा कितने और अदारे हैं एहतसाब के? किसी का नाम आप जानते हैं आज? सिर्फ नैब। एंटी करप्शन का सुना है कभी कभार आ जाता है, FIA का भी और एंटी करप्शन। मगर बात सिर्फ ये है रहमान साहब, आप किसी भी नए पुराने अदारे को इतना पावरफुल कर देंगे, इतना बाइख्तियार कर देंगे, कोई चेक नहीं उस पर होगा, तो उससे खराबियां इसी तरह की होंगी जो INAB की से हो रही हैं। अच्छा। आप किसी शख्सियत को पावरफुल कर दें, उससे भी गलतियां इसी तरह होंगी। कोई बात सीधी सी है कि नैब हो या दीगर अदारे हों,
इंडिपेंडेंट रहेंगे, जो कि नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि चले कभी मैं ये बात कहता था या अपोजिशन के बाकी लोग कहते थे कि नैब जो है वो हथियार है इमरान खान साहब का, मगर ये बात तो आला अदलिया के तरफ से भी आ गई, ये बात पाकिस्तान के चारों कोनों से आ गई। नई बात तो नहीं, ये तो पीपल्स पार्टी वाले आपके दौर में कहते थे। आई एम श्योर पीपल्स पार्टी वाले जब हुकूमत में थे तब पीपल्स पार्टी वालों के हवाले से आप लोग भी जो है वो यही बातें करते होंगे। जब सैफुर रहमान थे तब भी जो है वो यही बातें जो है वो होती थी, आप लोगों के खिलाफ होती थी। तो मेरा सवाल पूछने का मकसद ये है कि हम क्या इस चक्कर से निकल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सियासी भंवर है जिसके अंदर में चाहे आप कोई भी हो, अपोजिशन हमेशा तनकीद करेगी, हुकूमत हमेशा जो है वो उसका इसी तरह से जवाब देगी। रहमान अगर इजाजत दे तो पहली बात यह है, आपने सैफुर रहमान वाला जो जिक्र किया वो दुरुस्त किया कि गलत था। अच्छा, आप अगर ये कहें कि पीपल्स पार्टी का जब दौर था उसने नैब को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया, गलत है। हमने कभी शिकायत नहीं की कि ये नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकॉर्ड देखें। और इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी नया हुआ था। चले वो नया था, जब पुराना हो गया अगले 5 साल हमारे पास आए, हमने नैब को इस्तेमाल नहीं किया पीटीआई के खिलाफ। अच्छा, इनकी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, कोई एक केस बताएं, वफाक के अंडर ही था ना नैब। क्या मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में नैब ने कोई एक्शन लिया? बिलियन ट्री और ये मालम जप्पा, ये दूसरा पीपल्स पार्टी वालों पर जो केस हुए थे, बीआरटी, पीपल्स पार्टी वालों पर जो केस हुए थे, क्या वो आपके हुकूमत दौरे हुकूमत में नहीं कोई गिरफ्तार हुआ? बताएं। अगर केसेस बने तो क्या उस वक्त कोई गिरफ्तार हुआ? और ये केस जो थे अगर बनाते हम तो फिर गिरफ्तार भी करते। अगर हमें इंतकाम लेना था तो हम उनको गिरफ्तार भी करवाते। अच्छा। मगर ये क्या हो रहा है? आप मुझे ये बताएं कि इन 2 सालों में मासवाए गिरफ्तारियों के आपका कहना यह है कि नैब का इस्तेमाल आपने नहीं किया। चले सैफुर रहमान वाली मिसाल छोड़ दें, जो आपके पिछले 5 साल रहे, इसमें आपने नैब को इस्तेमाल नहीं किया। और एक मैं और चीज अर्ज कर दूं, अच्छा, बार बार ये जिक्र किया जाता है, खुदा गवाह है पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 डिक्टेटर हैं जिन्होंने इस एहतसाब के कानून को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया, करप्शन के मुकदमात मुखालफीन पर बनाए। अच्छा। एक था याहिया खान और दूसरा था परवेज मुशर्रफ, और तीसरा आ गया इमरान खान। अच्छा। ये है फर्क। मैं चौधरी साहब इसको जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और सवाल मेरा वही है कि आप अगर कवानीन बदल देंगे, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम ऐसे कवानीन लें कि जिस पर इत्तेफाक हो और फिर जो है वो कोई शिकायत ना करे, वो कोई कहे कि अच्छा जी अब हम सब राजी हैं, अब जो है वो जो भी करेगा ये इदारा वो ठीक होगा, या फिर ये इसी तरह से इल्जामात रहेंगे? फवाद चौधरी साहब आपकी इजाजत से, रहमान साहब। अरे मियां साहब का बड़ा क्लेम है, मियां साहब कह रहे हैं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में नैब का इस्तेमाल नहीं किया। फवाद चौधरी साहब आपकी इजाजत से, क्योंकि बड़ा फेवरेट है ये मौजू आपका, वो मेडिकल रिपोर्ट भी नवाज शरीफ साहब की बता दें। और आपने जस्टिस क़य्यूम का जिक्र किया है तो अरशद मलिक का भी जिक्र कर दें। अच्छा, जज अरशद मलिक का। जी जी चौधरी साहब। पहली बात यह है कि जो जावेद लतीफ साहब ये बात कहते हैं कि हमने कोई उसका नहीं किया, इस्तेमाल जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं किया, तो ये तो सीओटी करके आए थे। और इन्होंने ये किया कि इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को कहा कि आप हमारे केसेस के ऊपर कोई बात ना करें और हम आपके केसेस पे कोई बात नहीं करेंगे। जो राइज ऑफ पीटीआई है वो तो हुए इस वजह से कि पाकिस्तान में करप्शन का तो इशू खत्म हो गया था। ये शुरू हो गया था कि जी चलो खाता है तो लगाता भी तो है ना, ये तो जो है वो मोटो आ गया था पाकिस्तान में। और ये तो राइज जो इमरान खान का जो राइज है और जो एंटी करप्शन मूवमेंट की जो पीटीआई की इतने बड़ी राइज हुई, वो तो हुई ही इस कंडक्ट की वजह से, जो जिसका ये अभी जिसके ऊपर ये फख्र कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये कि ये जो एक दूसरे के ऊपर इन्होंने फैसला किया कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, आप हमारी प्रोटेक्शन करिएगा, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। तो इस असूल के ऊपर इन दोनों ने ये पॉलिटिक्स की, जिसके नतीजे में पीटीआई को मौका मिला, वो बड़ी पावर के तौर के ऊपर इमर्ज हुई। और ये जो आज पीटीआई का जो नैरेटिव है उसमें बिल्कुल इसका हाथ था, ये जो उन्होंने एक दूसरे की प्रोटेक्शन की। अब दूसरी बात जो आपने की कि नैब का इदारा जो है उसको कैसे कानून के जरिए कैसे बेहतर होना चाहिए, देखिए मैं जाती तौर के ऊपर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो समझता हूँ कि हमें FIA और नैब में से एक इदारा रखना चाहिए और इसको मर्ज कर देना चाहिए।
और हमें फिर इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। ये नहीं होता आप पैरेलल इदारे बनाई जाते हैं, आधे पैसे उस पर लग रहे होते हैं, आधे इस पे लग रहे होते हैं, HR हमारे पास होती कोई नहीं, लेबोरेटरीज हमारे पास होती कोई नहीं, फोरेंसिक हो नहीं सकता, मुश्किल केसेस हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती और फिर अल्टीमेटली कोर्ट्स जो है वो उनको बरी कर देती हैं और प्रोसिक्यूशन भी हमारी वीक होती है। लिहाजा हमें अपने वसाइल को एक इदारे के ऊपर खर्च करना चाहिए और इस इदारे को, जैसे अमेरिका में FBI है, इंडिया में CBI है, ताकि एक इदारा हो और उसके ऊपर आप अपना जो अपनी ये बात मुकम्मल कर लीजिए। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं जरा एक मुख्तसर छोटी सी ब्रेक ले रहा हूं, जरा फिर आकर आपकी पूरी बात मुकम्मल लीजिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मियां साहब, अब इस बहस को समेटना है। जो बात ब्रेक पर जाने से पहले हो रही थी कि क्या ये जो हमारे एहतसाब के मामले पर जो सियासत होती है, ये सियासत तो अब रहेगी, और क्या कोई ऐसा निज़ाम वज़ा किया जा सकता है कि एहतसाब भी हो और सियासत ना हो? इनके होते तो मुश्किल है। वजह आप मुझे ये बताएं कि जो 2 साल के अंदर बंदा खड़ा ही इस चीज़ पे हो कि एहतसाब के इदारे को इस्तेमाल करके अपने लोगों को भी इकट्ठा किया हुआ है और अपोजिशन को कमज़ोर भी उसी तरह कर रहा है, मगर उससे मईशत भी कमज़ोर हो रही है। आज पाकिस्तान के अदारे जितने कमज़ोर हैं, आज पाकिस्तान की मईशत जिस जगह आके खड़ी हो गई है, 70 सालों में पाकिस्तान की मईशत का ये हालत नहीं हुई थी। वजह क्या है कि आपने लोगों को इतना हरासा कर दिया, खौफजदा कर दिया इस अदारे से कि पाकिस्तान का सनतकार जो है या सरमाया लेके बाहर चला गया या अपनी मशीनरी उठा के पाकिस्तान से बाहर चला गया। तो मुझे ये बताएं कि किस तरह ये पहिया चलेगा। आप बेरोजगारी में एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं, रोज आए दिन उसमें इजाफा हो रहा है। जब बेरोजगारी बढ़ेगी, जब महंगाई बढ़ जाएगी तो लाकानूनियत तो आएगी, और जब लाकानूनियत आएगी तो खाना जंगी से कौन बचाएगा इस मुल्क को? ये है खौफनाक सूरत हाल, जिससे बचने के लिए आपको ये कानून में भी तरमीम लाना पड़ेगी। इस पॉइंट से एग्री करता हूं कि अगर वो इलेक्शन में ये कहकर आए हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हैं और हम करप्शन के ही एजेंडे पर जो है वो उनकी हुकूमत आई है, तो फिर क्या ये उनके लिए मुमकिन है कि वो तमाम चीजों को जो है वो साइड पर रख दें और कहें कि अच्छा ठीक है, जो अब्बाद खान साहब भी कहते हैं कि इनके तो सिर्फ केसेस का मसला है ना। रहमान, आप एक सांस में 2 बातें ना करें। आपने पहले ये एक बात की थी कि आप लोग अपोजिशन के लोग जो तावन नहीं कर रहे थे कि नैब के कवानी में तब्दीली आए, जब हम उसमें हाथ बढ़ाते थे तो ये कहते थे NRO लेना चाहते हैं। जब हम हाथ बढ़ाते थे तो कहते हैं कि इनके करप्शन के केसेस हैं, इसलिए ये हमारे पांव पड़े हुए हैं। और जाएं तो जाएं किधर? मैं ये कहता हूं कि ये अभी फवाद चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे कि जनाब इन्होंने तो आपस में मुकमका किया हुआ था, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ केसेस नहीं करते थे। तो भाई खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी हुकूमत थी, क्या नैब को हमने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया? अच्छा। खुदा का खौफ करें, मतलब बात करने से पहले 1000 दफा सोचें कि क्या लोग इतने बुद्धू हैं या बेवकूफ हैं कि आपकी बातों में आ जाएंगे। हकायक लोगों के सामने आ चुके हैं जो 2018 से पहले इन्होंने बुलंदोबाद दावे किए थे। अच्छा। 2 सालों में कौम ने देख लिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब साथ मौजूद थे, उनके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंज होगा कि क्या कोई ऐसा निज़ाम वज़ा किया जा सकता है कि जिस पर सभी इत्तफाक कर लें और जो सारी जो सियासत है जो एहतसाब के हवाले से जो होती है, जो इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगते हैं, वो इल्ज़ामात जो है वो रुक जाएं। इस पर आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अज़हर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।